नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज है 8 जनवरी 2023 और आज के दैनिक जागरण में छपे लेख को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप सबों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज का हेडलाइन है अतिक्रमण और अनियोजित विकास। संजय गुप्त जी के द्वारा लिखा गया यह लेख, चलिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ लिखा गया है कि किसी देश के शहर की उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रकट करते हैं, मगर हमारे शहरों की स्थिति को देखकर कोई भी समझ सकता है कि हम अपने शहरों की उपेक्षा करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं डिटेल में। उच्चतम न्यायालय द्वारा हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर अवैध बसाहट को हटाने पर जो अंतरिम रोक लगाई गई वह मानवीय आधार पर तो ठीक है, लेकिन इसी के साथ इस पर विचार होना चाहिए कि क्या सरकारी अथवा गैर सरकारी ज़मीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर उस पर रहना या व्यवसाय करना उचित है। हल्द्वानी में रेल पटरियों के किनारे दशकों पहले अवैध निर्माण शुरू हुए। धीरे धीरे वहां बस्तियां बस गई और कच्चे घरों का स्थान पक्के मकानों ने ले लिया। जब रेलवे ने अपने विस्तार योजना का काम शुरू किया तो यह पाया कि उसकी 29 एकड़ ज़मीन पर कब्जा हो चुका है। आखिर मामला उच्च न्यायालय गया। उसने यह पाया कि रेलवे की ज़मीन पर कब्जा किया गया है और उसे खाली करना होगा। इसके खिलाफ ही उच्चतम न्यायालय में मामला पहुंचा और उसने फिलहाल अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। हल्द्वानी जैसी स्थिति पूरे देश में है। यहाँ तक कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर भी अतिक्रमण से अछूते नहीं। एक आंकड़े के अनुसार देश में रेलवे की 2000 एकड़ ज़मीन पर अतिक्रमण है। सबसे ज़्यादा 375 एकड़ अतिक्रमण उत्तर रेलवे की ज़मीन पर है। अतिक्रमण का एक बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ होने वाला पलायन है। इसके कारण देश के सभी हिस्सों में अनधिकृत बस्तियों का निर्माण हो रहा है। यह सिलसिला दशकों से चलता आ रहा है। कभी कभार अतिक्रमण हटाने के अलावा सरकारें भी अवैध निर्माण से अपनी आंखें बंद रखती है। कभी कभी ऐसा लगता है अपने देश में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे की खुली छूट मिली हुई। किसी भी ज़मीन पर अतिक्रमण कोई 5-7 गरीब परिवार मिलकर नहीं करते, बल्कि बहुत ही सुनियोजित ढंग से स्थानीय नेताओं और नगर निकायों के अधिकारी की मिलीभगत से ज़मीनों पर कब्जे कराए जाते हैं। इसमें हर दल का हाथ रहता है, क्योंकि उन्हें अवैध बस्तियों में वोट बैंक दिखता है। वोट बैंक की राजनीति के कारण ही ऐसी बस्तियां अस्थायी होती जाती है। चूँकि अधिकतर वोट अनधिकृत कॉलोनियों से पड़ते हैं, इसीलिए उन्हें संरक्षण देने के लिए हर दल तैयार हो जाता है। वे इन कॉलोनियों में रहने वाले को यह आश्वासन देते रहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है। इन कॉलोनियों का विस्तार होने के साथ ही उन्हें हटाना कठिन हो जाता है। बाद में जब सरकार पाती है कि उन्हें हटाना नामुमकिन है तो वह उन्हें अनधिकृत कर देती है। दिल्ली तक में ऐसा किया जाता है। अनधिकृत रूप से अधिकृत की गई कॉलोनियों में थोड़ा बहुत बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है, लेकिन आमतौर पर वे नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा के अभाव में जूझती रहती है। अनधिकृत कॉलोनियों में होने वाला अधिकतर निर्माण घटिया स्तर का होता है। इन कॉलोनियों में आबादी का घनत्व बहुत अधिक होने के कारण वहाँ ढंग से न तो विकास के काम हो पाते हैं और न ही साफ सफाई। इसी कारण वहाँ का परिवेश स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं रहता। हालांकि इन कॉलोनी में रहने वाले अधिकांश लोग नागरिक सुविधाओं की स्थिति में से नाखुश है, पर जब उन्हें कहीं आवास के लिए स्थान दिया जाता है तो वे वहां जाने से कतराते हैं। वैसे तो हर अनधिकृत कॉलोनी शहरी विकास के लिए समस्या बनती है, लेकिन कई बार वह शहरीकरण के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के निर्माण में भी बाधक बन जाती है। हल्द्वानी का मामला कुछ ऐसा ही है। अतिक्रमण के कारण रेलवे अपना विस्तार नहीं कर पा रहा है। देश के अधिकतर नगर निकायों में जो लोग चुनकर आते हैं वे शहरीकरण के मानकों के प्रति अनभिज्ञ ही होते हैं। उनकी पूरी राजनीति सिर्फ अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को संरक्षण देने और उनके वोट हासिल करने पर केंद्रित रहती है। इसी कारण नगर निकाय शासन की दृष्टि से दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। अधिकांश शहरों में नगर निकाय का पूरा गृह कर वसूलने में भी नाकाम है, और वह भी तब जब वह कहीं अधिक कम है। पंचायत और नगर निकाय लोकतंत्र की एक मजबूत कड़ी है, लेकिन उनका गठन और संचालन उस तरह नहीं होता जिससे होना चाहिए। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जनता को लोकतंत्र का बुनियादी पाठ पढ़ाने वाली इन इकाइयों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। जब तक इन दोनों इकाइयों को कार्यकुशल और जवाबदेह नहीं बनाया जाता, तब तक न तो गाँवों की दशा सुधरने वाली है और न ही शहरों की, क्योंकि उनके अधिकांश कर्मचारी अकुशलता और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहते हैं। इसी कारण जनता के लिए बनाई जाने वाली
योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरह नहीं होता है। उचित यह होगा कि पंचायतों और नगर निकायों के प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया के साथ उनके काम करने के तरीकों में बदलाव किए जाए। हमें यह सपना खूब दिखाया जाता है कि भारत जल्द विकसित देश बनेगा। यह भी बताया जाता है कि विकास की धारा शहरों से निकलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। किसी देश के शहर ही उसी की अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रकट करते हैं, लेकिन हमारे शहरों की स्थिति देखकर कोई भी समझ सकता है कि हम अपने नए पुराने शहरों के विकास की उपेक्षा करते हैं। हम अपने शहर की साफ सफाई करने के लिए भी सजग नहीं होते और सार्वजनिक संपत्ति एवं जन सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं। हमारे शहरों की अधिकतर आबादी अनधिकृत कॉलोनियों में रहना अपना अधिकार मानती है। इस स्थिति को बदलना होगा, अन्यथा आगे चलकर देश दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक वह जो बेहतर ढंग से विकसित किया गया होगा और दूसरा वह जहां अधिकांश आबादी अनियोजित विकास के चलते खराब हालत में रह रही होगी। इससे एक खाई सी बनेगी और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले खुद को ठगा सा महसूस करेंगे। यह ठीक है कि उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी में हजारों लोगों को बेघर होने से बचा लिया, लेकिन यदि अवैध कब्जा करने वालों को रेलवे की जमीन से हटाया नहीं गया तो शहरी विकास और अधिक बाधित होगा। यही नहीं, हमारे शहर और अधिक दुर्दशाग्रस्त भी होंगे। धन्यवाद।